हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एसी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम सीख रहे हैं। आजकल हमने पिछले वीडियो में आपको वीआरएमएस, आईआरएमएस, आईएम, वीएम, आरएलसी सर्किटों का पूरा डिटेल, एक्सएल एक्सी के बारे में, पावर के बारे में, विद्युत आपको पूरा नॉलेज करवाया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने कहा था कि हम आपको पूरा बोर्ड से पहले विद्युत एसी सर्किट कंप्लीट करवा देंगे, पूरे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए अब आते हैं, हमने प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी सर्किट के बारे में अध्ययन किया, पूरी बात हमने जानी। हम समझते हैं आप हमारे उस वीडियो को देखिए। दूसरे पार्ट में हम पहले आ रहे हैं आर और एल, कैसे सर्किट हो हमारे आर और एल। जब एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या हो, हमारा आर हो और एल हो। ये हमारा हुआ आर, ये हुआ हमारा एल, और इसमें जब हम आते हैं तो ये हमारा एसी हो गया, ये हमारा सर्किट बन गया। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है, इंडक्टर है। ये हमारे एसी को व्यक्त करने के लिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। क्लियर? आप जान चुके हैं पिछले उसमें। बहने वाली धारा हमारी है I। इस R की सिरों की जो वोल्टेज है वो हमारी VR है, और ये हमारी वोल्टेज जो है VL है। क्लियर? इस तरह से हमारी ये धारा आपकी बह रही है। आरएल सर्किट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसे जिसमें कि प्रतिरोध और इंडक्टेंस हो, मीन्स आर और एल हो। अब इसमें सबसे पहली बात जो आती है हमारे वेक्टर डायग्राम, जिसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं। वास्तव में फेज डायग्राम, सबसे पहले हमारा फेज डायग्राम इसका बनेगा आर और एल के लिए कि फेज डायग्राम हमारा क्या तैयार होगा, पहले हमको उसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें धारा, ये आई हो गया हमारा, और ये वी आर हो गया। अब देखिए VL को हमें लेना है। VL हम जानते हैं, ये हमारा हो गया VL। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि L के लिए पिछले वीडियो में हमने सीखा है ना कि धारा I जो है L के लिए वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी होती है। इसलिए 90 डिग्री देखिए पश्चगामी। और रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं, मीन्स एक ही दिशा में होते हैं। क्लियर? अब इसका हम चतुर्भुज पूरा करते हैं। ये हमारी धारा आई हो गई। इसका परिणामी वोल्टेज हम बनाते हैं V। ये हमारा परिणामी वोल्टेज V हो गया। इनके बीच में कलांतर कितना है, फाई का। क्लियर? आपको पूरी चीज फाइनल हो गई होगी। इस तरह से हम फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम जिसको कहते हैं, वेक्टर डायग्राम जिसको करते हैं, VR, VL और परिणामी वोल्टेज V के बीच में फाई कलांतर के बीच आपका जो है फिगर तैयार हो गया, मीन्स वेक्टर डायग्राम, मीन्स फेजर डायग्राम आपका तैयार हो गया। अब इसी में सब कुछ है। सर्किट के बारे में तो आप सामान्य बात है,
आर रियल लगे होंगे, रेजिस्टेंस कैसे दिखाते हैं, इंडक्टेंस कैसे दिखाते हैं, आप दिखा सकते हैं बड़े आराम से। वोल्टेज को दिखाने का तरीके V बराबर V0 sin ओमेगा टी, इसलिए हम बता चुके हैं। V आपकी अधिकतम वोल्टता है, ओमेगा कोणीय चाल है, क्लियर है आपको। अब इसमें अगर आते हैं तो हम जानते हैं कि V स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज के नियम से हम जानते हैं कि V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर आपका बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री में है, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। पहले V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इस फेजर डायग्राम से भी, फेज डायग्राम से ही हमारा जो है आपका वोल्टेज का समीकरण मिल गया। कहने का मतलब ये है कि ये एक सूत्र हमें आरएल सर्किट के लिए मिल गया। परिणामी वोल्टेज V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, पहला फार्मूला हमारा तैयार हो गया। फिर आगे आते हैं हम, चूंकि इसमें RL है, केवल L था तो हम XL का प्रयोग करते थे प्रेरण प्रतिघात का, R में R का प्रयोग करते हैं, C में XC का प्रयोग करते हैं। परंतु जब R और L दोनों होंगे तो एक नई चीज़ हमारी आती है, जो ऐसे सर्किटों में जिसमें R के अलावा L हो या C हो या RLC तीनों हो, ऐसे परिपथ में धारा में जो अवरोध उत्पन्न करने वाली चीज़ होती है उसका नाम हम कहते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा या इम्पीडेंस। एक नया शब्द आपका आ रहा है जिसको हम कहते हैं क्या? प्रतिबाधा। क्योंकि अब आपके RL होगा या RC होगा या LC होगा या RLC होगा, सर्किट में मिक्सचर में होंगे RLC, और उस स्थिति में केवल ना XL प्रयोग में आ सकता है, ना केवल XC ना R। तो ऐसे परिपथों में जो धारा में अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम, अवरोध उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है उसे हम कहते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, जिसको सिंबल में हम कहते हैं Z। क्या कहते हैं? Z। अब जैसे वहां पर L वाले सर्किट में I बराबर V बटे XL लिखते थे, वैसे यहाँ पर I बराबर V बटे Z हरदम होगा, चाहे RL सर्किट हो, चाहे LC सर्किट हो, चाहे RC सर्किट हो, चाहे RLC सर्किट हो। अभी हम क्लियर करते सब चीज़ चल रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। नया जो भी नई चीज़ आएगी उसके बारे में तुरंत आपको डिटेल बताया जाएगा। इन वीडियो को, हमारे 2 वीडियो या न्यूमेरिकल मिलाकर 3 वीडियो जो बनेंगे, उनको पढ़ने के बाद आपको कहीं किसी से पढ़ने या किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब V बराबर जब Z होता है पूरे के लिए, तो इसमें हो जाएगा आपका I स्क्वायर Z स्क्वायर। V बराबर IZ हो जाएगा। VR बराबर क्या हो जाएगा? IR स्क्वायर। VL बराबर क्या हो जाएगा? IXL स्क्वायर। मीन्स ये हम जानते हैं कि V बराबर, चूंकि Z काम करता है तो IZ का होल स्क्वायर लिखा हमने, VR में IR स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा तो I स्क्वायर R स्क्वायर लिखा, VL में I स्क्वायर XL स्क्वायर लिखा, क्योंकि IXL VL बराबर होता है। आप चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर VL बराबर IXL, VR बराबर IR और V बराबर IZ। क्लियर? अब तो आपको कोई समस्या नहीं होगी हमने क्यों लिखा है। अब दोनों ओर हमारे हैं क्या? I, इसलिए एक नया फार्मूला हमें मिल रहा है Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। मीन्स Z बराबर हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये सेकेंड फार्मूला आपका रहा Z बराबर √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसे आपको ध्यान रखना है। हम सभी सूत्रों को क्लियर करते चल रहे हैं, जिससे अगर आपके मेमोरी से हटे तो आप तुरंत निकाल लें। अब आगे बढ़ते हैं, और फार्मूले क्या मिलते हैं हमारे? जैसे हमको Z मिल गया, तो अगर Z का I का सूत्र आता है RL सर्किट के लिए, तो हम मानक में तो I बराबर V बटे Z होता है,
पर इसको हम V बटे जेड न लिख करके लिखते हैं √R² प्लस XL²। जब भी RL सर्किट के लिए पेपर में आपको पूछा जाएगा कि धारा का सूत्र लिखिए, तो मानक में तो सभी सर्किटों के लिए RL हो चाहे LC हो चाहे RLC हो V/ZA होता है, पर हमें Z की वैल्यू लिखनी है हर सर्किट की जो अलग अलग होती है, क्योंकि अगर V/Z लिखेंगे तो Z तो सबका अलग अलग होता है, इसलिए हमको Z के बारे में डिटेल देना है। कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं ओमेगा के पदों में लिखो, तो XL बराबर ω/L भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तुरंत। फ्रीक्वेंसी के पदों में कहेगा तो XL की जगह में 2πfL लिखेंगे। इस तरह से इस सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। I हो गया हमारा। I के बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं, धारा हो गया, फिर आते हैं बात इसकी पावर का फार्मूला। यहाँ पर चूँकि cos φ है इसलिए P बार बराबर आपका सूत्र वही होगा VRMS गुणित I जो लिख रहे हैं हम छोटा लिख रहे हैं, छोटे लिख रहे हैं IRMS गुणित cos φ, जहाँ पर cos φ हमारा क्या है, शक्ति गुणक है। क्या है, शक्ति गुणक है। मीन्स cos φ बराबर हमारा हो जाएगा VR बटे V, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू R बटे I इंटू जेड, तो हो जाएगा R/Z। ये हमारी करेक्ट बात हुई, cos φ बराबर R/Z। इसको हमने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है खाने में, क्योंकि इस बार इसको जो है 30% में आपको नहीं पढ़ना है, पर ध्यान रखना है शक्ति गुणक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणक कहते हैं। वोल्टेज के पदों में VR बटे V। हर फार्मूले को आपको वोल्टेज के पदों में भी सीखना है और प्रतिरोध और प्रतिबाधा या प्रतिघात और प्रतिबाधा जो भी जैसे XL, XC, R, Z उनके पदों में भी सीखना है। इसके बाद आते हैं हमें जो मुख्य रूप से सीखना है tan φ। tan φ बराबर होता है लंब बटे आधार, मीन्स VL बटे VR। tan φ बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्या मिला हमारा, VL बटे VR। एक फार्मूला हमें ये मिल गया। इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो IXL बटे IR, तो आ जाता है हमारा फार्मूला XL बटे R। तो tan φ कलांतर के लिए tan φ सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, VL बटे VR बराबर XL बटे R। चाहे हम ये वोल्टेज में के पदों में अगर न्यूमेरिकल में प्रश्न दिए हैं तो VL बटे VR लगाएंगे, अगर प्रेरण प्रतिघात और प्रतिरोध के पदों में मान दिए हैं तो tan φ बराबर XL बटे R लगाएंगे। सब देखिए आपके फेजर डायग्राम मीन्स वेक्टर डायग्राम से ही सब क्लियर हो गया है आपका, चाहे cos φ हो चाहे tan φ हो। tan φ पर आप विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद पावर आपकी VRMS IRMS cos φ हो गई। धारा VL के लिए 90 डिग्री पश्चिगामी थी, समान कला में थी, फेजर डायग्राम आपका हो गया। इस तरह से कितने सूत्र हमने सीखे, पहले वोल्टेज का सूत्र सीखा RL सर्किट के लिए V² बराबर VR² प्लस VL²। फिर हमने प्रतिबाधा का सूत्र सीखा Z बराबर √R² प्लस XL²। फिर धारा का सूत्र सीखा V बटे √R² प्लस XL²। पावर हमारा वही फार्मूला सेम है VRMS IRMS cos φ। इसकी हम बात करें या न करें लगातार ही यूज होता है आपका। tan φ बराबर VL बटे VR या XL बटे R होता है, और cos φ बराबर VR बटे V या R/Z होता है। इस तरह से हमारा ये सर्किट RL सर्किट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम, अगर हम आ जाएं RL सर्किट के बजाय हम आ जाएं RC सर्किट में, इसमें आ जाएं RC सर्किट में। ये हमने C बना दिया, क्या हो गया हमारा C। इसमें वोल्टेज क्या होगी BC, बाकी सब आपका सेम रहेगा। हमने इसीलिए सेट कर दिया है आपका
अब इसके बाद इम्पीडेंस के बारे में हम सीख चुके हैं। अब इस सर्किट में आते हैं तो हमारा जो सर्किट बनता है, फेजर डायग्राम बनता है सर्किट के अनुसार, वो हमारा जो है मालूम है कि सी के लिए धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। क्या होती है? अग्रगामी। देखिए कैसे अग्रगामी होगी। आपका ये हो गया, आई हो गया, वी आर हो गया। अब अग्रगामी है तो वी सी हमारा हो जाएगा नीचे। इस तरह से समांतर चतुर्भुज को अगर हम पूरा करते हैं, ये हमारा हो जाएगा फाई। और इस तरह से वी आर और आई समान कला में हैं और वी सी से धारा 90 डिग्री क्या है? अग्रगामी है। ये हम पहले प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ चुके हैं। अब इसमें आते हैं हम। सर्किट आपका फेजर डायग्राम चेंज हुआ, इसमें सर्किट में हमने बाकी चेंज नहीं किया, आर के जगह में सी कर दिया। आर सी सर्किट हो, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी आपका दिया ही हुआ है। अब इसमें फिर आते हैं तो आप देखेंगे परिणामी वोल्टेज ये हमारी वी है, तो क्या मिलेगा हमारा? फिर उसी तरह से वी आर स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। एक सूत्र हमें ये मिल गया जैसे उसमें मिला था। फिर आगे बढ़ेंगे तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर से मिल जाएगा हमें क्या? जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, या जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। फिर वही बात हो गई। धारा आई की बात करें तो वी बाई जेड मीन्स वी बाई क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। पहले में हमको अधिक समझाना पड़ा, अब आगे हम थोड़ा सा आपको तेज बता सकते हैं क्योंकि आपको क्लियर हो गया है फेजर डायग्राम से परिणामी वोल्टेज वी बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग। इससे फिर जेड का सूत्र मिल गया, फिर आई बराबर वी बाई जेड हो गया। वी बाई जेड कॉमन फार्मूला है, इसलिए सर्किट में आरसी सर्किट के लिए फिर हम दोबारा दोहरा देते हैं, बता देते हैं कि वी बटे जेड की वैल्यू लिखेंगे अगर आरसी सर्किट में आपको धारा का सूत्र पूछा जाएगा। फिर आ जाएंगे हम tan फाई में। tan फाई में यहाँ पर हमारा हो जाएगा आपका tan फाई में आपका अगर हम करेंगे तो लंब बटे आधार में बी सी बटे वी आर मिलेगा। वोल्टेज के पदों में ये सूत्र मिलेगा और आई एक्स सी और आई आर लेंगे तो मिलेगा एक्स सी बटे आर। कास फाई ऐसे ही लेंगे तो कास फाई बराबर इसमें मिलेगा हमारा कितना? लंब आधार बटे कर्ण मीन्स वी आर बटे वी, तो आई इंटू आर और आई बटे जेड मीन्स वही मिल जाएगा आर बाई जेड। बस अंतर इतना है कि जेड की वैल्यू वहाँ पर थी एक्सएल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगी? एक्ससी स्क्वायर। शक्ति गुणक के बारे में अगर पूछा जाएगा आरसी सर्किट के लिए तो आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। उसमें क्या होगा अगर नहीं दिखाया तो आप समझ लीजिए वी आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। केवल डिफरेंस होगा एक्सएल और एक्ससी का। पावर का वही फार्मूला रहेगा हमारा वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई। इतने सूत्रों की हमें जरूरत पड़ेगी आरसी सर्किट के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एलसी सर्किट के लिए। किसके लिए? इस जगह हम लिख देते हैं, बना देते हैं फिगर आपका एल के लिए। किसके लिए? ये हो गया हमारा वी एल। अब एलसी सर्किट, तीसरे सर्किट में आ गए हम। जब एलसी सर्किट में आते हैं तो इसके डायग्राम के बारे में हम देख रहे हैं। फेजर वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम हमारा क्या बनता है? वेक्टर के कला को भी वोल्टेज और धारा में वेक्टर को प्रदर्शित करने वाले डायग्राम को ही हम फेजर डायग्राम कहते हैं। जो हम फेजर डायग्राम की बार बार बात कर रहे हैं तो इसमें हमें मालूम है कि वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं, परंतु यहाँ केवल धारा दिखाएंगे क्योंकि आर है नहीं। अब इसमें अगर हम देखें
तो ऊपर हमारा हो जाएगा क्या, VL। और अगर हम नीचे की बात करें तो हमारा हो जाएगा क्या, VC। अब इसमें VL और VC के बीच जो कलांतर मिला आपका एक दूसरे के विपरीत कला में है, मीन्स 180 डिग्री में है। कितने में है, इसका मतलब इसमें जो परिणामी V मिलेगा हमें वो VL ग्रेटर देन डिफरेंस VC। अगर VL बड़ा होगा तो VL में VC घटेगा, अगर VC बड़ा होगा तो VC में VL घटेगा। इसी तरह से Z भी जो आएगा वो XL ग्रेटर देन डिफरेंस XC होगा, जो बड़ा होगा उसमें घट जाएगा, धनात्मक मान Z का निकलेगा। बाकी I बराबर आप जानते हैं कि V/Z होता है, Z की वैल्यू रख लेंगे। इसमें tan फाई या cos फाई जैसे किसी फार्मूले की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि R इसमें नहीं है, केवल L और C है। अब आते हैं हमारा जो मेन सर्किट है RLC सर्किट, जब तीनों हो, R भी हो, L भी हो और C भी हो, क्या बोलते हैं उसको हम, RLC सर्किट। कहने का मतलब है कि हम यहां पर C हमारा ये हो गया और इधर हम ले लेते हैं आपका, चलो R अब यहां ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं सर्किट में। ये हमारा हो गया L, नहीं ये हो गया हमारा R, ये हो गया L था, ये क्या हो जाएगा इसकी वोल्टेज VR, ये VC है, VL है। अब तीनों हो गए हमारे, L भी हो गया, C भी हो गया, R भी हो गया। सर्किट में हमारे RLC सर्किट को हम थोड़ा सा और कलर चेंज करके सेट कर देते हैं। ये धारा आई रही आपकी, इस तरह से RLC सर्किट जिसमें कि ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें L भी हो, C भी हो, R भी हो, इस परिपथ में जो धारा में रुकावट उत्पन्न करेगा कारक वो भी Z ही होगा। केवल Z की वैल्यू हर सर्किट में बदलती जाएंगी। अब इसके लिए हम सबसे पहले फेजर डायग्राम मीन्स वेक्टर डायग्राम में आते हैं। देखिए क्या बनता है हमारा फेजर डायग्राम, हमारा क्या बनता है, हम दिखा देते हैं। धारा को पहले हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, धारा और VR हो गया। ऊपर हमारा हो जाएगा VL, हम जानते हैं कि धारा 90 डिग्री VL से पश्चगामी होती है, तो हम ले लेते हैं इसको, ये हमारा हो गया VL। नीचे अगर आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा VC। क्लियर। अब इसमें प्रश्न ये उठा कि VL VC से बड़ा होगा तो ऊपर समांतर चतुर्भुज फेजर डायग्राम में बनेगा, और अगर VC VL से बड़ा है तो नीचे बनेगा। तो हम लेते हैं कि VL VC से बड़ा है, इसका मतलब हमारा जो है समांतर चतुर्भुज हम पूरा कर लेते हैं इसको, ये परिणामी वोल्टेज का हो गया हमारा V, और ये जो हमारा इतना पार्ट हो गया है ये हो गया हमारा VL माइनस VC। इसमें अगर हम नीचे दिखाएंगे, ध्यान देने योग्य बात है, तो नीचे VC माइनस VL लिखेंगे। अब ऊपर दिखाया है दोनों एक दूसरे के विपरीत कला में हैं, इसका मतलब VL में VC घटेगा, V होगा परिणामी वोल्टेज हरदम। अब हम आ जाते हैं, देखिए फिर उसी तरह से फाई हमारा जो है क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा। अब इसमें जब आते हैं तो वोल्टेज का फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पर हमारा वोल्टा का समीकरण भी, इसको हम V0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा मानक फार्मूला वोल्टा का है जो प्रायः जो है सर्किटों में दिया होता है। अब इसमें देखें तो V स्क्वायर बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, तो क्या मिला पहला हमको समीकरण, V स्क्वायर बराबर
वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, पहला सूत्र हमको मिल गया। इसी तरह से v बराबर आई जेड रखेंगे, वी आर बराबर आई आर रखेंगे, वी एल बराबर आई एक्स एल रखेंगे, वी सी बराबर आई एक्स सी रखेंगे, तो क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। ये मिलेगा हमें आई जेड का होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमें आई आर का होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमें आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। आई पूरे में दोनों पक्षों में निरस्त हो जाएगा, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर हमारा आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आरएलसी सर्किट के लिए हमारे क्या बने, पहला फार्मूला बना वोल्टेज का उपयोग वाला, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। आपको सर्किट आरएलसी दिखाया गया, इसका फेजर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम है। इसके आधार पर हमारा वोल्टेज का समीकरण बना, और जब वोल्टेज को धारा और प्रतिरोध एक्सएल एक्ससी और जेड में कन्वर्ट किया तो मिल गया जेड बराबर अंडर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जेड मिल जाने पर आई बराबर हमारा होता है वी बाई जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सूत्र, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर वी बटे। कॉस फाई को अगर लिखना है हमें, तो कॉस फाई यहां पर हमारा हो जाएगा वी आर बटे वोल्टेज के पदों में वी एल माइनस वी सी, और उसके पदों में हो जाएगा आपका वी आर बटे वी एल माइनस वी सी, आर बटे वी स्क्वायर, सॉरी वी आर बटे वी, तो आर बाई क्या हो जाएगा जेड, या इसको हम लिख सकते हैं आर बटे अंडर रूट जेड की वैल्यू क्या हमारी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। कास फाई को हम हर बार दिखा रहे हैं, भले इस बार पाठ्यक्रम में आपका नहीं है। मेन हमें ध्यान देना है टेन फाई, किसका ध्यान देना है टेन फाई बराबर हमारा क्या मिलेगा, लंब बटे आधार वी एल माइनस वी सी बटे वी आर। ये हुआ हमारा वोल्टेज का समीकरण। धारा का जब आई के पदों में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। इसे हम प्रतिघात भी कहते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी मीन्स प्रेरण प्रतिघात तथा धारित्र प्रतिघात के अंतर को हम केवल प्रतिघात भी कहते हैं एक्सएल माइनस एक्स सी। एक्सएल आप जानते हैं ओमेगा एल एल 2 पाई एफ एल होता है, एक्स सी 1 बटे ओमेगा सी या 1 बटे 2 पाई एफ सी होता है। तो एक्सएल माइनस एक्स सी को हम एक्स भी कह सकते हैं। ये टेन फाई का फार्मूला रहा। पावर का आपका फार्मूला क्लियर है। इस आरएलसी सर्किट में अब आगे बढ़ते हैं हमने पूरी बात सीख ली हर सर्किट के लिए, प्योर आर के लिए, प्योर एल के लिए, प्योर सी के लिए पहले सीखा पिछले वीडियो में। आज हमने सीखा पहले आरएल सर्किट जिसमें वोल्टेज और धारा सबके समीकरण सीखे, फिर आरसी, एलसी और आरएलसी। इस आरएलसी सर्किट में एक चीज हमारी और बढ़िया सी निकलती है, सीरीज रेजोनेंस। अनुनाद की स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, श्रेणी अनुनाद। सर्किट आपका ऐसे ही बनता है, रेजोनेंस जिसको बोलते हैं। एलसीआर में आपका एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी। पहली कंडीशन होती हमारी क्या, कि यदि एलसीआर श्रेणी क्रम में हो और अनुनाद की स्थिति में हो तो एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होते हैं। अब जब एक्सएल एक्ससी बराबर होंगे तो जेड बराबर आपका क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी से ये 0 हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, आर। मीन्स जेड का मान सबसे न्यूनतम प्राप्त होगा। आर बराबर मिला ना। तीसरी कंडीशन मिली कि धारा अधिकतम मिलेगी। आई मैक्सिमम बराबर वी बाई जेड होता है, जो कि वी बटे आर हो जाएगा।
जब इतना न्यूनतम जेड का मान ऐसे आर स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, परंतु अनुनाद की स्थिति में जेड का मान सबसे न्यूनतम मान आर के बराबर हो जाता है, इससे न्यूनतम नहीं हो सकता। इसका मतलब धारा अधिकतम बहती है। तीसरी चीज मिली। चौथी चीज मिली, जब एक्सएल एक्ससी निरस्त हो जाते हैं, इसका मतलब कि एक तरह से प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में धारा तथा V समान कला में होते हैं, क्योंकि एक्सएल एक्ससी तो खत्म हो गए, निरस्त हो गए। इसका मतलब इस स्थिति में धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। चौथी चीज हमको मिल गई। पांचवी चीज हमको मिलती है फ्रीक्वेंसी। एक्सएल बराबर होता है हमारा 2πfl और एक्ससी बराबर होता है 1/2πfc। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है F बराबर 1/2π√LC। अनुनादित आवृत्ति F बराबर 1/2π√LC। इतनी चीजें हमें रेजोनेंस सर्किट में प्राप्त हो जाती हैं। कहने मतलब न्यूमेरिकल में आपको कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा समान कला में हो जाते हैं LCR सर्किट में, इसका रेजोनेंस होगा। धारा अधिकतम बहती है, इसका मतलब नाद की स्थिति होगी। एक्सएल एक्ससी के बराबर है, इसका मतलब नाद की स्थिति होगी। और तब आवृत्ति का सूत्र F बराबर 1/2π√LC ही लगेगा। ये अनुनाद की कंडीशन हुई। अब एक बात और आते हैं, पिछले वीडियो हमने बताया था कि डीसी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। उस बात को हम बताते हैं क्यों जरूरत पड़ती है। प्रायः बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि डीसी तथा एसी के लिए एक्सएल और एक्ससी के मान ज्ञात कीजिए। अब डीसी के लिए जैसे हम आते हैं, एक्सएल बराबर क्या होगा आपका 0, चूंकि फ्रीक्वेंसी इसकी 0 है, और एक्ससी बराबर होता है 1/0 बन जाता है, मीन्स अनंत। 1/2πfc होता ना। एसी के लिए आपका, जब एसी के लिए आएंगे तो एक्सएल बराबर आपका होगा 2πfl, मालूम है आपको, और एक्ससी बराबर होगा 1/2πfc। ये फार्मूले आपको मालूम है। अगर डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात एक्सएल और धारित्र प्रतिघात एक्ससी पूछे जाएं तो एक्सएल का मान 0 होगा और एक्ससी का मान इनफाइनाइट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। इस तरह से डीसी तथा एसी के लिए हमारे प्रश्न में रखा जाता है कि आपको लगता थ्योरी है, परंतु ये न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है 0 होती है। कितनी होती है 0। इसलिए डीसी के लिए प्रायः पूछ लेते हैं, एसी के लिए तो हमारे पास फार्मूला है। और हम जानते हैं अगर फ्रीक्वेंसी रखना चाहें तो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आखिरी चीज में हम आ रहे हैं अब ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में हम देखते हैं। ट्रांसफार्मर में हमारी 2 कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीयक कुंडली। इन दोनों कुंडलियों को हम कोर में लपेटते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर को सदैव हम लैमिनेटेड बनाते हैं। क्यों लैमिनेटेड बनाते हैं? जिससे भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। ट्रांसफार्मर के बारे में हम खास चीज़ बताएंगे। ट्रांसफार्मर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने ये ट्रांसफार्मर एक बनाया आपका, इसमें हमने जो है कोर दिखा देते हैं आपके, ये हमारी कोर हो गई और ये हमारी सेकेंडरी हो गई। ये हमारा हो गया VS, ये हमारा हो गया धारा इसमें बहने वाली IS, ये हमारा हो गया NS नंबर ऑफ टर्न, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारा VP प्राथमिक के लिए,
प्राथमिक कुंडली है, ये हमारा हो गया एनपी बोलते हैं इसको, प्राथमिक में फेरों की संख्या, और ये धारा होती है आईपी। हमने एक ट्रांसफार्मर लिया, इसको देखकर आप बता सकते हैं इसमें हमने फेरे कम लिए हैं, इसमें फेरे अधिक लिए हैं। अभी आपको बता क्लियर हो जाएगा कि कैसा ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर परिणामित्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, मगर जनरली हम ट्रांसफार्मर ही प्रयोग करते हैं, इंग्लिश वर्ड ही। ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में करते हैं। ट्रांसफार्मर में आपके प्राथमिक कुंडली कोर में लपेटी होती, सेकेंडरी कुंडली लपेटी होती है, जिसमें फेरों की संख्या अधिक होगी उधर वोल्टेज अधिक होगी। देखिए इसमें वोल्टेज अधिक होगी Vs, और Vp कम होगा, क्योंकि इसमें फेरे कम हैं, इसमें फेरे अधिक हैं। इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर इसी में हम इधर फेरे अधिक कर दें, इधर फेरे कम कर दें, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रायः हमारे गाँव में घरों के पास लगा होता है, जहाँ पे हमें घरों के लिए वोल्टेज दी जाती है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रायः जो है हम जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे बढ़ा करके हम वोल्टेज को भेजते हैं, वहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिएगा सूत्र क्या होता है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर, परिणमन अनुपात। ये हमारा होता है, अगर आर के बारे में जिसको बारे तो बराबर होता है हमारा Vs बटे Vp भी होता है, Ns बटे Np भी होता है, और धारा के लिए उल्टा होता है Ip बटे Is। ध्यान रखने वाली बात है, धारा में उल्टा संबंध मीन्स जहां वोल्टेज अधिक होगी वहां धारा कम बहेगी। अब जैसे यहां वोल्टेज अधिक है, कैसे जाना? वोल्टेज और फेरों में सीधा संबंध है, ये परिणमन अनुपात का सूत्र है। ये चारों बराबर हैं, किसी दो का हम इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा। Vs हमारी द्वितीयक वोल्टता है, Vp हमारी प्राथमिक वोल्टता है। द्वितीयक में कुंडली में फेरों की संख्या Ns है, प्राथमिक कुंडलों में फेरों की संख्या Np है हमारी, क्या है? Np। और Ip हमारी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, Is हमारी द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा है। इस तरह से इसको देख करके हम जान सकते हैं कि ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मीन्स ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अगर स्टेप डाउन होगा तो इधर फेरे अधिक होंगे, इधर फेरे कम होंगे। धारा और वोल्टेज का गुणनफल आपका पावर होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में दोनों स्थितियों में वोल्टेज और धारा का गुणनफल नियत रहता है। उस स्थिति में ही R बराबर Vs बटे Vp, Ns बटे Np, Ip बटे Is बनता है। मीन्स जहां वोल्टेज अधिक होगी वहां धारा कम बहेगी, और जहां वोल्टेज कम होगी वहां धारा अधिक बहेगी। इधर वोल्टेज कम है, इसकी धारा अधिक होगी। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इधर वोल्टेज अधिक है, इसलिए Is आपकी कम होगी। दक्षता के बारे में सीख लेते हैं परसेंटेज में। आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणित 100। आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर गुणित 100। आदर्श स्थिति में 100% होता है। इसी स्थिति में ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र बनता है, आपका परिणमन अनुपात का सूत्र बनता है। R बराबर Vs बटे Vp बराबर Ns बटे Np बराबर Ip बटे Is। और दक्षता का सूत्र होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणित 100। परंतु दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कई तरह के लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉस है, हिस्टेरेसिस, एडी करंट लॉसेस है ना, इस तरह से हीटिंग लॉसेस, तमाम लॉसेस की वजह से आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर नहीं हो सकती है। परंतु आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होती है। तब R बराबर Vs बटे Vp, Ns बटे Np, Ip बटे Is। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है आपका कि लैमिनेटेड कोर क्यों बनाते हैं, कोर को पटलित क्रोड क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं जिससे कि भंवर धारा हानि, ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकते हैं। कैसे कम होता है? जब हम पटलित करके बनाते हैं तो उसकी लंबाई आपकी बढ़ जाती है क्रोड की, जिससे आपका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है।
मतलब प्रतिरोधकता आपकी बढ़ जाती है, जिससे धारा बहुत कम बहती, मीन्स भंवर धारा हान लगभग ना के बराबर हो जाती है। इसलिए हम क्रोड को कैसा बनाते हैं, ट्रांसफार्मर के पटलित क्रोड बनाते हैं। किस लोहे का बनाते हैं, नर्म लोहे का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं नर्म लोहे का क्रोड को, क्योंकि इसमें चुंबकन और विचुंबकन, मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन आसानी से सरलता से हो, इसलिए हम क्या करते हैं, चुंबकन विचुंबकन बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो, इसलिए हमको इसको नर्म लोहे का कोर बनाते हैं और लैमिनेटेड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, हमने आपको बताया, ईडी करंट लॉस कम करने के लिए। इतनी चीज़ें आपको आदर्श ट्रांसफार्मर में आनी चाहिए। इस तरह से हमने एसी सर्किट के एसी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आपको 2 वीडियो में पूरी बात क्लियर कर दी है। आप समझने का पूर्णतः प्रयास करिए, आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता इसके अलावा नहीं पड़ेगी। बची आंकिक प्रश्नों की बात तो कुछ खास 2, 4, 5 न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो बोर्ड में अधिक पूछने वाले होंगे, उनको हम अगले वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।